केंद्र सरकार के कृषि विषयक आए हुए तीनों भी बिलों की भारी चर्चा है। बहुत बड़ा घमासान किसानों में मचा हुआ है, अस्वस्थता किसानों में भारी पैमाने पर है। और जहां वहां बीजेपी के लोगों द्वारा, सरकार के लोगों द्वारा किसानों को समझाया जा रहा है कि ये किसानों के हित में है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों बिल किसानों के हित में कैसे है, ये समझाने के लिए कोई भी खुद पंतप्रधान या हमारे कृषि मंत्री या हमारे सांसद कोई भी इस विषय में चर्चा करना चाहे तो मैं उनको चर्चा के लिए, शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती देना चाहूँगा। केंद्र सरकार द्वारा 3 बड़े बदलाव कृषि क्षेत्र में किए गए हैं। उनमें सबसे पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन कानून 2020 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किया गया संशोधन किसानों के नहीं बल्कि उद्योजकों के हित में सरकार ने किया है। महंगाई पर नियंत्रण रखने हेतु यह कानून बनाया गया था। कृषि उपज को इस कानून के बाहर निकालने की मांग किसान आरक्षण के प्रस्ताव में भी की गई थी, परंतु कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु यह मांग की गई थी, जिसका सीधा लाभ समर्थन मूल्य खरीद एवं बिक्री केंद्र के माध्यम से किसानों को पहुंचाने का सुझाव। आवश्यक वस्तु अधिनियम में अगर यह चीजें रहती तो इसके भाव पर नियंत्रण रखा जाना था। यह नियंत्रण के बाहर आकर पे कमीशन के तर्ज पर किसानों को अपने उपज का मूल्य मिल सके, यह उस समय उद्देश्य था। परंतु केंद्र सरकार की यहाँ जो मंशा है वह किसानों को नहीं बल्कि कॉर्पोरेट हाउसेस को लाभ पहुंचाने की है। केंद्र सरकार ने इस संशोधन का उपयोग कॉर्पोरेट्स को अनियंत्रित जमाखोरी कर तेजी मंदी का खेल करके बड़े पैमाने पर मोटा मुनाफा कमाने का एश्योरेंस देने का उद्देश्य पूर्ण करने के हेतु से किया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव है उसमें एक नया कानून बनाया गया है, किसान सबलीकरण एवं संरक्षण गारंटी मूल्य एवं कृषि सेवा अनुबंध। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ एक बड़ी पहल इस द्वारा सरकार ने की है। इसमें किसान का एवं कंपनी का एग्रीमेंट होगा, उसे स्पॉन्सर कहा जाएगा और एक किसान होगा। कानून में कॉन्ट्रैक्ट की तहत बीज, खाद, सीड फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ, फार्म इम्प्लीमेंट्स सब कुछ आपको स्पॉन्सर देने वाला है। अर्थात स्पॉन्सर ये सब आपको मुफ्त में तो देगा नहीं, और आपकी होने वाली उपज का दाम पहले ही तय किया जाएगा और होने वाली उपज स्पॉन्सर खरीदने वाला है। स्पॉन्सर कंपनी द्वारा दी जा रही बीज हो, दवाई हो, खाद हो, इसके क्वालिटी के बारे में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु किसान जो उपज उसको बेचने वाला है उसकी क्वालिटी, उसका समय, उसकी सारी चीज़ें सुनिश्चित की गई है एग्रीमेंट में। अगर वो उससे 19-20 हुई तो किसान पर बड़ी परेशानी फिर से आने वाली है। इस कानून के तहत एग्रीमेंट करने वाली कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे सीड फर्टिलाइजर, दवाइयाँ हो या इम्प्लीमेंट्स हो, ये किसान पर अघोषित कर्ज रहने वाला है, अघोषित ऋण रहने वाला है। क्योंकि फार्म प्रोड्यूस का एक्चुअल परचेस तब तक नहीं होगा जब तक वो डिलीवरी नहीं लेगा, और डिलीवरी लेने तक, जब तक स्पॉन्सर डिलीवरी नहीं लेगा तब तक सही मायने में किसान के प्रोड्यूस का ओनर खुद किसान है। इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसान की रहने वाली है। उसको एश्योर्ड जो एग्रीमेंटेड जो आपका क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रोड्यूस उसको प्रोवाइड करना है, तब पूरा होगा एग्रीमेंट। कृषि उपज की क्वालिटी पूर्णतः हमारे क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है, हमारे हाथ में नहीं है, पर डिलीवरी लेते समय स्पॉन्सर इसकी क्वालिटी चेक करके क्वालिटी कंट्रोल के तहत जो क्वालिटी एग्रीमेंट में लिखी गई है उस क्वालिटी की ही उपज एक्सेप्ट करेगा। अगर क्वालिटी में 19-20 होता है और वो समय पर अगर उपज एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस समय किसान को बड़ी परेशानी का सामना करना होगा, क्योंकि उसने जो इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, उसने जो आपको खाद बीज दिया है, उसने जो दवाइयाँ दी है, उसके जो भी इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर की आपके कृषि में हुई है, आपकी किसानी में हुई है, आपकी खेती में हुई है, उसकी वसूली करने के लिए उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीओ और कलेक्टर का दरवाजा खटखटाने की, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। अब एसडीओ और कलेक्टर पर कंपनी का इन्फ्लुएंस रहेगा या किसान अपना इन्फ्लुएंस जमा पाएगा, ये आप खुद समझ सकते हो। इसके बावजूद स्पॉन्सर की तरफ से दी जाने वाली इनपुट्स की ना कहीं पे कीमत पे कंट्रोल है, ना उसके किसी क्वालिटी पे कंट्रोल है, परंतु जो किसान अपनी उपज उसको देने वाला है उसके दाम पहले ही तय किए जा चुके हैं और उसकी क्वालिटी का भी, क्वालिटी के बारे में भी एग्रीमेंट में मेंशन किया जाने वाला है। अगर स्पॉन्सर ने दिए हुए इनपुट्स के क्वालिटी के बारे में आपको चैलेंज करना है, इन केस अगर आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो नहीं बन पाता है, तो उस केस में यही होगा, आप कहेंगे कि जी क्लाइमेट की वजह से हुआ है या जो फार्म इनपुट्स उसने दिए थे वो सही नहीं थे।
तो और वो कहेगा कि जी मैंने जो क्वालिटी आपसे मांगी थी वो क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो दाम नहीं दे पाऊंगा। यानी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उस केस में आपको इस डिस्प्यूट को लेके एसडीओ के पास में, सब डिविजनल ऑफिसर के पास में जाना है, और अगर वहां आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आपको कलेक्टर के पास जाना है। इस केस में आपके कृषि उपज का सैंपल लेके स्पॉन्सर तो ये प्रूव कर पाएगा कि ये आपका जिस क्वालिटी का डिसाइड हुआ था उस क्वालिटी का नहीं है, पर लगाए गए इनपुट्स ऑलरेडी जो फार्म इनपुट्स है जो उसकी तरफ से दिए गए थे, वो खाद हो, बीज हो, दवाई हो या फिर इम्प्लीमेंट्स हो, वो किस क्वालिटी के थे, ये आप किस तरह से प्रूव कर पाओगे। और ये सारा प्रूव करना, ये सारा झगड़ा बखेटा, वाद विवाद, इन सब चीजों में किसानों को डाल के हम क्या हासिल करना चाहते हैं, इससे क्या गेन होगा देश को। इस लॉ प्रोसीडिंग में अगर किसान दोषी पाया जाता है और किसान से अगर रिकवरी स्पॉन्सर की लेनी है तो इसमें आपको सिविल कोर्ट जाने की भी राइट्स नहीं है। कोई भी अप टू द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया नो कोर्ट शाल एंटरटेन द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन दिस केस। तो इसीलिए आपको ऐसा होगा कि आपको एसडीओ और कलेक्टर कोर्ट में ही, कलेक्टर ऑफिस में ही इन सब को निपटारा करना है इन सब का। इसमें अगर किसान से स्पॉन्सर को वसूली करना है तो उसको वसूली के तगड़े अधिकार दिए गए हैं। इस कानून में स्पष्टता से यह उल्लेख किया है कि एवरी ऑर्डर पास बाय अपीलेंट अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन शाल हैव सेम फोर्स as a decree of a civil court and be enforceable in the same manner as that of a decree under the Code of Civil Procedure 1908। ये कि इसमें and amount payable under any order passed by subdivisional authority or the appellant authority as the case may be recovered as areas of land revenue। इन सारी कानूनी प्रक्रिया में गरीब अशिक्षित किसान क्या सही में कॉर्पोरेट कंपनीज को कहीं पर बराबरी कर सकता है, पूर सकता है? वो कहाँ से एविडेंसेस लाएगा, कहाँ से कलेक्ट करेगा? खेती के, कृषि के काम करेगा या वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा? अगर बाय चांस अगर किसान को अपनी रिकवरी स्पॉन्सर से करनी है, कंपनी से करनी है, तो सही में क्या किसान का वहां भी टिकाव लगना पॉसिबल है? सिंपल सा, आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स से हम लोग हमारा क्रॉप इंश्योरेंस वसूल नहीं कर सकते, तो क्या उनसे वसूली करना हमारे लिए पॉसिबल होगा? इस माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम के नीचे सभी, चाहे वो सीड फर्टिलाइजर बेचने वाले छोटे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, या चाहे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केट है, उसका सारा सेंस कॉर्पोरेट हाउसेस को आ चुका। उन्होंने देखा कि लॉकडाउन के पीरियड में भी जब सारे के सारे व्यापार मंदी को सामने जा रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंट्री का -24 है, पर वहां भी एग्रीकल्चर का जीडीपी जो है वो +3 पॉइंट है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि कृषि क्षेत्र में पहले वो लोग क्रॉप इंश्योरेंस का टेस्ट ले चुके हैं। मोटी कमाई वहां होने के बाद में उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस गेन हो गया कि कृषि क्षेत्र में जाया जाए, वहां पर कमाई बड़े पैमाने पर है। इसीलिए इंडस्ट्रियल हाउसेस ने फोर्स बनाया, दबाव बनाया इस सरकार पे कि आप तुरंत ये अध्यादेश लाइए, तुरंत उसके बाद में इनको कानूनी स्वरूप दीजिए, कानून बनाइए, ताकि हम लोग कितना भी प्रोडक्शन जो है वो स्टोरेज कर सके। इस तरह के एग्रीमेंट्स हम लोग किसानों के साथ कर सके, उस एग्रीमेंट पे हम लोग फार्म प्रोड्यूसर्स ले सके। अगर फार्म प्रोड्यूसर्स की डिमांड है तो वो खरीदेगा, अगर डिमांड नहीं है तो वो बोलेगा आपकी क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। फिर उस समय जब किसान को माल निकलते ही उसके पास वेटिंग पीरियड नहीं होता, वो होल्डिंग कैपेसिटी उसकी नहीं है, उसे तुरंत माल बेचना होता है। उस समय अगर सपोजिंगली स्पॉन्सर ने माल लेने से इनकार कर दिया और किसान के पास पैसा नहीं है, तो उस केस में किसान क्या करेगा? ऐसे तरह तरह के प्रश्न हैं, बहुत सारी असुविधाएं हैं। यह पूरी तरह से जो ये नए कानून बने हैं, यह नया कानून कॉर्पोरेट के हित में और किसान के अहित में है। कृषि प्रधान देश का कृषि यह एक संवेदनशील भाग है। इस संवेदनशील पार्ट में आपने थर्ड पार्टी को, कॉर्पोरेट हाउसेस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये सारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे प्रॉफिटेबल वेंचर रहे बगैर ये लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अगर कृषि उपज का भाव बढ़ता है तो ये लोग फटाफट वो माल उठाएंगे। अगर गलती से भी इसमें अगर कहीं पे कृषि उपज के भाव में गिरावट आती है तो ये लोग माल की डिलीवरी लेने से मनाही करेंगे। यहाँ देश में किसान को खुद की जमीन की मालकियत होने के बावजूद भी समय पे कर्ज नहीं मिलता। जो क्रॉप इंश्योरेंस है, सो कॉल्ड क्रॉप इंश्योरेंस है, वो नहीं मिलता। पर इन कंपनियों को, इन नफाखोर कंपनियों को, इन स्पॉन्सर्स को आपके एग्रीमेंट के सहारे बैंक लोन्स भी मिलने की व्यवस्था इस नए कानून में की गई है। साथ ही उन्हें आपके इंश्योरेंस का भी लाभ मिलने की व्यवस्था इस नए कानून में की गई है। आई बिलीव इन सोल्यूशन बेस्ड, सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस। तो इन सारी चीजों पर उपाय नहीं है, पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है, पर आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। आप सही मायने में इसमें किसान को लाभान्वित करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सोल्यूशन इसमें है।
देखिए, फार्म इनपुट्स के बढ़ते खर्चे की वजह से किसान का खर्चा बढ़ता जा रहा है, उसे एमएसपी नहीं मिल पा रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा, इसीलिए उसको लॉसेस को फेस करना पड़ रहा है और उसका माल समय पे एमएसपी पे नहीं बिक पा रहा है। एमएसपी जब आया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था वो इसीलिए था कि इससे कम में किसान का माल ना बिके, पर हम लोग कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कई सालों से किसान एमएसपी के नीचे तो बेच ही रहा है, पर एमएसपी भी मिले इसके लिए उसे बहुत बड़ी कसरत करनी पड़ रही है। इसीलिए सिंपली चीज़ों को लीजिए, आप अगर घुमा फिरा के चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म में देश का बड़ा नुकसान है। और किसान ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये अभी सिद्ध हो चुका है। जो शास्त्र शुद्ध 100% अगर कोई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सकल गृह उत्पादन है, जिसमें कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का आपको कौशल्य विकास की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मिंग से रिलेटेड जो कुशलता है वो हमारे किसानों के पास पीढ़ीजात है और इस कुशलता के आधार पर हम लोग हमारे फार्मिंग के भरोसे, कृषि के भरोसे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। इसीलिए अगर सही मायने में देश की जीडीपी को भी बढ़ावा देना है तो हमें ईमानदारी से कृषि के मुद्दों को हाथ में लेना चाहिए और इसमें कहीं तो भी एक जगह ऐसी छोड़नी चाहिए कि जहां थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी का ना सोचते हुए डायरेक्टली हम लोग किसान को बेनिफिटेड करने का एजेंडा, बेनिफिटेड करने का इंटेंशन हमने रखना चाहिए। इसीलिए इसमें एक सोल्यूशन ऐसा है कि हमने किसान आरक्षण के प्रस्ताव के माध्यम से सुझाया है। कमीशन के आधार पर आपको कृषि मूल्य आयोग की कार्यप्रणाली कर नए सिरे से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करने की ज़रूरत है। ये नया डिसाइड हुआ प्राइस में किसानों का माल खरीदा जाए आश्वस्त तरीके से, इसीलिए आपको नई बाजार प्रणाली की ज़रूरत है। उसमें एग्जिस्टिंग जो आपकी कृषि उपज मंडियां है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके आप वहाँ पर एमएसपी में गवर्नमेंट के खरीदी एवं बिक्री केंद्र शुरू कर सकते हैं। उस माध्यम से बहुत बड़ा लाभ देश को होने वाला है कि किसानों को एक एश्योर्ड प्राइस मिलेगा और देश की जनता को किसानों का माल बगैर किसी मिलावट के, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पार्टी होने वाली है, गवर्नमेंट मीडिएटर होने वाला है, तो किसी तरह की मिलावट का कोई धोखा नहीं है। बगैर किसी मिलावट के देश की जनता को सही दामों में, उचित दामों में किसान का माल सीधे तरीके से खरीदते आने वाला है। फार्म प्रोड्यूस की इन्वेस्टमेंट्स कम करने के लिए हम लोग इसमें हमारे जो बड़े बड़े कृषि विद्यापीठ है उनकी मदद ले सकते हैं। ये सारे जो कृषि विद्यापीठ है इनको हम लोग सीड, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे ऑर्गेनिक स्टाइल के, ऑर्गेनिक इनपुट्स के बनाने के लिए हम लोग इनको लगा सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसको जो हमारे कृषि सेवा केंद्र का ऑलरेडी चैनल है, एग्जिस्टिंग चैनल, उसमें से हम लोग किसानों तक पहुंचा सकते हैं। रसायन युक्त कृषि उपज से होने वाली स्वास्थ्य हानि को भी हम लोग इससे कंट्रोल कर पाएंगे, साथ ही हमारे किसान को उसकी उपज का सही दाम दे पाएंगे और देशवासियों को हम उचित दामों में किसान की उपज भी दे पाएंगे। कृषि विद्यापीठों द्वारा बनाई गई ऑर्गेनिक स्टाइल की, ऑर्गेनिक पैटर्न की, ऑर्गेनिक क्वालिटी की जो सीड, फर्टिलाइजर्स और दवाइयाँ है वो हम लोग किसानों को मुफ्त और कम दामों में देंगे, जिससे उसकी किसानी की, कृषि की लागत कम होगी। अगर उसकी लागत कम होगी और उसको पे कमीशन के तर्ज पर आप अच्छी मोटी एमएसपी देंगे तो किसानों की आय 2024 नहीं, 2022 नहीं, मैं बोलता हूँ आपको 2021 में दुगनी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लेबल के नीचे कॉर्पोरेट फार्मिंग में किसान को ढकेलने से ज़्यादा बेहतर है कि पे कमीशन की तर्ज पर उसको एमएसपी दिया जाए, उसी के साथ उसका एमएसपी में माल खरीदी एश्योरली उसका जो फार्म प्रोड्यूस है वो खरीद बिक्री करने हेतु हम लोग एमएसपी खरीद बिक्री केंद्र हमारे गवर्नमेंट के शुरू करें। उसी के साथ उसका इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए और देश की जनता का हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम लोग रसायन में खेती से थोड़ी मुक्ति और निजात पाने हेतु ऑर्गेनिक क्वालिटी के ये सारे जो फार्म इनपुट्स है ये किसानों तक पहुंचाने के लिए एग्जिस्टिंग हमारा जो कृषि सेवा केंद्र का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करें, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एपीएमसी का है जिसको हम खरीद बिक्री केंद्र के लिए यूज़ करें। उसी के साथ में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। जो हमारे निगेटिव जीडीपी के जो क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग निरंतर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और जो हमारा पॉजिटिव जीडीपी का क्षेत्र है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट से कतरा रहे हैं। ये भी एक बड़ी खेदजनक बात है। इसीलिए आवश्यक वो बदल जो करने हैं वो करके खुद गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए।
आउटसोर्सिंग आप कब तक करेंगे? आउटसोर्सिंग के नाम पे आप किसान के नाम से बड़े बड़े अर्थसंकल्प में बड़ी प्रोविजंस करते हो और उन सारी प्रोविजंस का लाभ आउटसोर्सिंग करके आप कंपनीज को या कॉर्पोरेट हाउसेस को पहुंचाने की मंशा रखते हो। ये सारी मंशा को यहीं रुकाकर सीधे ये सारे लाभ किसान को देने की जरूरत है। किसान का उससे बड़ा एक मुद्दा है कि अगर उसको एमएसपी भी मिल गया, उसके बाद में उसका माल एमएसपी में बिक भी गया, उसका आपने खर्चा भी कम कर दिया, फिर भी कृषि क्षेत्र जो है ये नेचर पर आधारित है। अगर नेचर का इम्बैलेंस हो गया तो किसान के हाथ में उपज ही नहीं आएगी। इसीलिए उसको पंतप्रधान फसल बीमा योजना आउटसोर्स करने की जगह किसी भी वजह से अगर किसान का नुकसान होता है तो उसे जो उसका बाजार मूल्य से आने वाली उसको इनकम थी उस फार्म प्रोड्यूस से, वो पूरी की पूरी उसे किसी भी केस में देनी चाहिए। इस तरह की आपको फसल बीमा की पद्धति का अवलंब करना जरूरी है। और ये अगर किया जाता है सही ढंग से तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम के नीचे कॉर्पोरेट फार्मिंग को इस देश में चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एश्योर तरीके से आपको बताता हूँ। इसीलिए ये किसान विरोधी बिल जो है, जो किसान विरोधी कानून जो है, ये कृषि विरोधी कानून वापस लेने की जरूरत है और इस क्षेत्र में अविलंब किसानों के हित के बड़े बदलाव करने की भी जरूरत है।